हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लासेस में क्लास 12 में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का प्रिपरेशंस देख रहे थे और वो प्रिपरेशन टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। और हम लोग जैसा कि जानते हैं प्रॉपर्टीज़ दो तरह का हम लोगों को पढ़ना है, एक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें मेनली हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में समझना होता है, एक सॉल्युबिलिटी और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट पर लीटर में घुल जा रहा है। पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट लिए, मान लेते हैं कि यूनिट मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट का 1 लीटर लिए, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसमें घुल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि एक तरह से एबिलिटी टू डिज़ोल्व, है ना। कोई भी सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या एबिलिटी है डिज़ोल्व हो जाने का, सो दैट कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त सॉल्यूशन बना ले। तो उस संतृप्त सॉल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उस सब्सटेंस का या उस पदार्थ का सॉल्युबिलिटी कहलाता है वो, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिख लें जरा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट required, the amount of solute required the amount of solute ऐसे कर ले जरा, the amount of solute dissolved in a unit volume of solvent to form saturated solution, to form saturated solution at a particular to form a saturated solution at a particular temperature is known as solubility of that substance। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, उसका कितना अमाउंट किसी सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में घुल जाए ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए उस निश्चित टेम्परेचर पे, तो हम लोग उसको उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। खैर हम लोग को यहाँ पे डेफिनेशन से उतना मतलब नहीं है, तो हम लोग जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स जो होता है जनरली वो सॉल्युबल नहीं होता है। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि हेलो एल्केन्स पोलर होता है। देखिए जैसे एक चीज़ को समझा जाए, RX कोई हेलो एल्केन हो गया, ये कार्बन है, ये हैलोजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड को इधर पुल करता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, वो पोलर नेचर है उसका, यानी कंपाउंड जो है वो पोलर कंपाउंड कहलाता है। तो इन जनरल क्या होता है कि पोलर कंपाउंड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। ठीक है। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। जो जैसा नेचर का कंपाउंड होता है वो वैसा नेचर ऑफ सॉल्वेंट में घुल जाता है। इसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर चीज़ पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हेलो एल्केन जो है वो पोलर सब्सटेंस है और ये पोलर सॉल्वेंट में घुलना चाहिए।
हेलो एल्केन पोलर सब्सटेंस है और वो पोलर सॉल्वेंट में घुलना चाहिए, मगर एक्चुअली में हेलो एल्केन्स पोलर होने के बावजूद वो वाटर में घुल नहीं पाता है। क्यों? रीज़न क्या है? तो देखिए, पोलर जो सब्सटेंस होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना पोलर कंपाउंड के, उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ भी चुके हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, वाटर जो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं, सॉल्वेंट जैसे वाटर है, तो ये भी एक पोलर सॉल्वेंट है। इस पे पार्शियल नेगेटिव तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से। तो डिफरेंट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे ये वाटर का दो मॉलिक्यूल मैंने दिखाया, तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम हेलो एल्कीन को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होता है कि इसके जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, वो वीकर फोर्स है, कमज़ोर है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में प्रेजेंट है, उससे ये वीक होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए क्या होगा कि जब हम लोग हेलो एल्कीन को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये कमज़ोर होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, और इस रीज़न से क्या होगा कि हेलो एल्केन वाटर में नहीं घुल पाता है। इस दोनों फोर्स को अगर मैं इसका तुलना करूं, तो ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स, और ये उसकी तुलना में वीकर फोर्स है, कमज़ोर है। तो इसलिए वीक वाला फोर्स, जो वीकर फोर्स है, वो स्ट्रॉन्गर को तो तोड़ नहीं पाएगा ना। इस रीज़न से क्या होता है कि हेलो एल्केन स्ट्रॉन्गर फोर्स, हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो पोलर होने के बावजूद वो वाटर में घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख भी लेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होगा। इवन दो haloalkanes are polar, they are immiscible in water, वो वाटर में नहीं घुलता है। They are immiscible in water because the dipole forces in haloalkanes, because the dipole forces in haloalkanes are weaker and do not break the stronger intermolecular hydrogen bonds and do not break the stronger intermolecular hydrogen bonds present between the water molecules। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में ये हम लोग को जानना है। ठीक है, कि हेलोएल्केन्स पोलर होने के बावजूद
इसका ये मतलब हुआ है ना, इवन दो हेलो एल्केन्स आर पोलर, मतलब हेलो एल्केन्स पोलर होने के बावजूद इमिसिबल होता है वाटर में नहीं घुलता है। इमिसिबल का मतलब नहीं घुलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेलो एल्केन में जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं वो वीकर होते हैं, ठीक है, और वो वाटर के अंदर, वाटर के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको वो तोड़ नहीं पाता है, डू नॉट ब्रेक, है ना, उसको वो तोड़ नहीं पाता है। इस रीजन से हेलो एल्केन्स पोलर होने के बावजूद पानी में नहीं घुल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई इसमें। और तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात हो गई। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सॉल्विटी चेक कर रहे थे, अब हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऐसे तो मेनली डिपेंड करता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स पे, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उस पर निर्भर करता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, मान लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है यानी मजबूत है, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, कमज़ोर है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स में अगर मेनली देखें तो कोई अलग तरह का फोर्स नहीं होता, और जिसमें कोई खास टिपिकल अलग तरह का फोर्स नहीं होता, वैन डर वाल फोर्स तो सब में होता है। ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि वैन डर वाल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना। तो मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे और किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। इन दो चीज़ों पे कौन डिपेंड कर रहा है, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स क्या है, जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है, हम लोग केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स, एटम्स इसकी बात कर रहे हैं, तो वैसे कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स होना ही है, वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, कंपाउंड, एटम्स पे बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ उसका सरफेस एरिया होगा, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वो होगा। तो और वैन डर वाल फोर्स उसी पे डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स तो होना ही है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कोई और तरह का फोर्स भी हो सकता है, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, बट वैन डर वाल फोर्स होना ही है, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी सब्सटेंस का, अगर मैं एक पहले समरी लिख दूँ, तो कोई भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स के। वैन डर वाल फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड, वैल्यू ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, ये मतलब हुआ। अब वैन डर वाल फोर्स दो चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, दो चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। एक उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है उस पर, और दूसरा सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। इन दो चीज़ों पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। अब डायरेक्टली डिपेंड का मतलब जान ही रहे हैं, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ता है, और अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ठीक है।
अब अगर मान लेते हैं कि आइसोमर्स है, सपोज आइसोमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वो आइसोमर्स कहलाता है। अब आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तो हम लोग फिर इस पर तो जा नहीं पाएंगे, यानी कि उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो वैसे केस में हम लोग ब्रांचिंग का भी देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं उसमें ब्रांचिंग किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा है और किसी में कम, तो ब्रांचिंग किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया उतना कम होता है, और अगर ब्रांचिंग कम है इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया और ब्रांचिंग ऑफ मॉलिक्यूल ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, एक का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू घटेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, ये मतलब होता है ना। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है या ये कम होने से ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, और इधर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ब्रांचिंग किसी मॉलिक्यूल का अगर ज़्यादा है उसमें ब्रांचिंग तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आइसोमर्स है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो हम लोग को सिर्फ ये वाला पॉइंट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स अगर बोलें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट हैलोएल्केन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट निकालना नहीं है, बस तुलना करना है कि इसका ज़्यादा होगा या इसका कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है, वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें तो और ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CH3Cl है और CH3Br है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये दो हैलोएल्केन्स हैं, एक है ब्रोमोमीथेन और एक है क्लोरोमीथेन, ये दो है। तो इसमें मिथाइल यहाँ भी है, यहाँ भी है सॉरी, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना, बाकी पार्ट तो कांस्टेंट है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन जो है ये हैलोजेंस है। हैलोजन ग्रुप 17 में होता है, पीरियोडिक में अगर आपको याद भी होगा ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ऐसे होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है, एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है, सभी ऐसे होता है ना। क्योंकि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो शेल्स का नंबर बढ़ता है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा और साइज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। मास भी ज़्यादा होता ही है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये आपको याद रखना होगा। ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर है, ठीक। तो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन के नीचे है, ठीक है। और क्लोरीन के नीचे इसका मतलब उसका मास ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं साइज़ भी बड़ा है या मास भी बड़ा है। तो हम इसी पॉइंट से आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस दोनों में हम लोग को अब मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि निकाला भी जा सकता है बट उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है और हम लोग ऐसे भी ट्रेंड्स को देखते हुए कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइल तो सेम ही हो गया, तो जो भी मास होगा सेम होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए कि ग्रुप में वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बस उससे हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हाँ ब्रोमीन का मास ज़्यादा है। तो जब ब्रोमीन का मास ज़्यादा है इसका मतलब ये पूरे कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूलर मास
इसके मॉलिक्यूलर मास से तो ज़्यादा हो गया। अब अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसका, तो वैन डर वाल फोर्स भी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा इसका, उसके बीच में जो वैन डर वाल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले ले यहाँ पे, तो जैसे इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, Cl यहाँ भी है Cl यहाँ भी है, तो दोनों का तो बात बराबर है, दोनों में Cl का मास तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं और यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो एक कार्बन ज़्यादा हो गया और एक CH2 एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो यानी कि इसका और इसका मास हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, देख के बताया जा सकता है कि इसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें CH2 एक्स्ट्रा है, तो CH2 का भी तो कुछ मास होगा, है ना। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसके तुलना में, और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है दैट मीन्स इसमें इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो वैन डर वाल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसलिए। ठीक है, एक और पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे कंपाउंड में, अब जैसे यहाँ पे देखिए, कोई हेलो एल्केन ऐसे ले लिए, टोटल 5 कार्बन है, और कोई हेलो एल्केन मैंने ऐसे ले लिया, ये दोनों कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी टोटल 5 कार्बन, वहाँ भी 5 कार्बन, एक क्लोरीन, हाइड्रोजन 3 3 6 7 9 11, टोटल 11 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे 3 5 7 9 11 हाइड्रोजन्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों सेम है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, सिंपल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम, है ना। अब जब दोनों सेम है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, मगर इस दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ब्रांच किया हुआ है ना। तो मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है तो हम इस पॉइंट से तो नहीं जा सकते, फिर हम लोग को इस पॉइंट से आना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आइसोमर्स है ना, ये दोनों तो आइसोमर्स है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, एक लीनियर स्ट्रक्चर है एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो अगर ब्रांचिंग इस दोनों में कहाँ ज़्यादा है, इसमें ब्रांचिंग है और उसमें तो है ही नहीं ब्रांचिंग, तो ज़्यादा यहाँ हो गया। तो अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्स भी कम होगा, क्योंकि इससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो ये भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो एक तरह से ब्रांचिंग ज़्यादा हुआ तो ये कम हुआ, या हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके थे कि ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्स रिलेशन है, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, रीज़न क्लियर है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे ये आइसोमर्स है इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा ब्रांचिंग ज़्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बातें कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी जो देख रहे थे वो था बॉइलिंग पॉइंट पे, हम लोग अभी बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर रहे थे, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी अभी देखा था यहाँ पर, और मैंने अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लिया था कंपाउंड का और उसको कंपेयर किया था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके जो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे
उनको आपको अरेंज करना है डिफरेंट आइसोमर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? इसके जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो कैसे करेंगे? तो पहला काम तो है आइसोमर्स लिखना है इसका। तो चलिए आइसोमर्स पहले लिख लें ज़रा। तो C4 है, तो एक तो सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में डाल देते हैं और बाकी अब हाइड्रोजन्स पुट कर देंगे हम लोग CH3 CH2 CH2 CH2। तो एक आइसोमर तो यही हो गया, मान लेते हैं ये पहला आइसोमर है। जो दूसरा आइसोमर है उसमें हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं Br, है ना। तो CH3 CH3 CH CH2, ये एक और आइसोमर हो गया, दूसरा आइसोमर। अब अगर तीसरे आइसोमर पे बात कर ले, ये भी एक आइसोमर है। आइसोमर्स जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को किस बातों का ध्यान रखना है कि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दैट मीन्स जितने एटम्स एक कंपाउंड में उतने ही सभी में होंगे, यानी कि सभी कंपाउंड्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर जिनका, उस सभी में 4 कार्बन होने चाहिए, 9 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ उसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब इस पे हाइड्रोजन डाल देते हैं CH3 CH3 CH और ये हो गया CH2। ठीक है, एक और आइसोमर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका। ये सारे आइसोमर्स हो गए। तो ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए किसका? हेलो एल्केन, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उसका। ये 4 हेलो एल्केन्स का मैंने जस्ट 1 2 3 4 करके लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या है? अरेंज डिफरेंट आइसोमर्स इन, मान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज डिफरेंट आइसोमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इन सबको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा उसको पहले लिखेंगे और फिर बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो सबसे कम किसका होगा? आइसोमर्स में याद होगा मैंने बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबका सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए। तो मॉलिक्यूलर मास तो सबका सेम है, तो फिर स्ट्रक्चर पे आना होगा। और स्ट्रक्चर पे हम लोग ने क्या देखा था? अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इस केस में 4th नंबर आइसोमर का है। इसका मतलब इसमें वैन डर वाल, इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। ब्रांचिंग ज़्यादा होने से वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यानी ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा? इन्वर्स रिलेशन, है ना। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो 4th का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसको मैंने पहले लिख दिया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में जाना है। इसके बाद ब्रांचिंग इसमें भी है और इस पर भी है, इस दोनों में ब्रांचिंग है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पे हैलोजन से थोड़ा सा दूर है ब्रांचिंग और यहाँ पे नज़दीक में है। ठीक है, तो जिस केस में हैलोजन से दूर में है उसका इफ़ेक्ट ब्रांचिंग का थोड़ा कम पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो इस दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में इसका फिर कम हो जाएगा, तो इससे कम हो गया इसका, और फिर उसके बाद इसमें आ सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3
और फिर 1 में तो ब्रांचिंग है ही नहीं, वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड होने से सरफेस एरिया उसका सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट आइसोमर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अगर डिक्रीजिंग में कहता तो इसका रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग हेलो एल्केन्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट ये दो चीज़ों को देखा, उसके बारे में समझा, कंपेयर किया विथ एग्जांपल्स, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली जो हम लोगों को देखना है वो क्या, वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मेनली क्या देखना है हम लोगों को, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में मेनली जो हम लोगों को समझना है हेलो एल्केन्स वाले केस में, एक हम लोगों को समझना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बोलेंगे, ये है ना, SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो SN रिएक्शंस, एक तो हम लोग को ये टॉपिक देखना है इसमें। एक जो दूसरा हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखना होगा वो हमें देखना है बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। एक जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को देखना है इस चैप्टर में वो है बीटा एलिमिनेशन, या उसी को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये दूसरा टॉपिक। जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोगों को देखना है इसमें वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, और मेटल्स में हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ पढ़ना है, एक है सोडियम और एक है मैग्नीशियम। ये दो मेटल्स के साथ हम लोगों को रिएक्शन भी देखना है हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। फिर फोर्थ में हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ऐसे SE, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 4 तरह के डिफरेंट रिएक्शंस देखने हैं हेलो एल्केन्स का। ठीक है, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम, और चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे SE रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड्स से बेसिक्स उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, उसको पहले कर लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए,
जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स समझने के लिए। आइसोमेरिज्म, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जस्ट एक मैं फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। एक है हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th की, ये बात है 11th में पढ़ना था, बट यहाँ पे कुछ ज़रूरत है, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। तो आपको याद होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, है ना, मेटामेरिज्म, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म, ये सब सारी बातें हुई थी, ठीक है। तो स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था इसका टाइप्स। एक जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वो था कॉन्फॉर्मेशन, याद होगा आपको, कॉन्फॉर्मेशन जिसमें एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, ये सब था। दूसरा एक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था सिस और ट्रांस, ध्यान होगा आपको। और एक जो तीसरा टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म का लिखा था हम लोगों ने, वो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, कुछ टर्म्स है, वो एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले इसको हम लोग ज़रा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि कोई कंपाउंड है ए, ठीक, उस कंपाउंड का हमें मिक्सचर दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया बना करके, होमोजेनस मिक्सचर या उसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोगों ने बना लिया, और हमें बताना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। तो ये कैसे समझते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जरा सा समझें, जरा देखिए होता क्या है। जैसे कोई वाइट लाइट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इस तरह से आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग इस लाइट, और ये लाइन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, इसको जब हम लोग निकोले प्रिज्म से पास करवाते हैं, निकोले प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो ये बाकी कलर्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ कोई एक कलर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ये जो है वो है मोनोक्रोमेटिक लाइट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में PPL भी बोल सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब जो कंपाउंड ए, जैसे मैं कह रहा था अभी कि मान लेते हैं मुझे कोई कंपाउंड ए दिया गया, तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें कंपाउंड ए का सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है, ए का सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर ये पोलैरिटी को चेक करता है ना। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो पास कर रहा है जब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से या ए जो सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन से, तो तीन तरह का पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ये कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके थ्रू गया, जाने के बाद पास जब हुआ तो वो वैसे ही है, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसे ये परपेंडिकुलर था वैसे ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। ये ऑप्शन एक हो सकता है। तो अगर ये ऑप्शन होता है तो हम बोलेंगे कि जो ए कंपाउंड हम लोगों ने लिया है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट या लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि कंपाउंड ए जो है वो ऑप्टिकली
ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड ए ऑप्टिकली एक्टिव है, और नहीं अगर ऐसे ही है तो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस केस में अब जैसे यहाँ पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद राइट की तरफ टर्न कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, उसमें क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मीन्स राइट की तरफ, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट होता है, तो यानी राइट की तरफ टर्न कर दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर ऐसे मिलता है हमें, यानी कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, और क्या बोलेंगे कि ए जो कंपाउंड है, अगर ये केस मिलता है हमको लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ, तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव तो है मगर वो क्या है, उसमें लेवो रोटेटरी है, लेवो रोटेटरी, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड अगर है तो या तो वो फिर राइट की तरफ टर्न करेगा या तो वो लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा। तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ टर्न करता है तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न करता है तो हम कहेंगे कि वो लेवो रोटेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब जैसे कि ऐसे ही कंपाउंड को अगर हमें देख के बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो भी स्ट्रक्चर लिखेंगे, सपोज करते हैं कि कोई ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें एक कार्बन तो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो चार चीज़ें लगी होंगी वो मान लेते हैं कि चारों चीज़ें डिफरेंट है, ऐसे कुछ, या फिर हो सकता है कि चारों चीज़ें डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लेते हैं ए बी है तो ये एक्स है, ये एक्स है, या कोई भी दो चीज़ सेम है या तीन चीज़ सेम है या चारों सेम है, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि चारों डिफरेंट है, या फिर एटलीस्ट दो सेम है, तीन सेम है, या चारों सेम है, ये हो सकता है। तो अगर चारों डिफरेंट होता है, इस कार्बन के साथ जो भी चीज़ लगा हुआ है और वो चारों डिफरेंट चीज़ लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग ऐसे मार्क करते हैं, स्टार मार्क दे करके, और इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या ये जो जगह है इस जगह को बोलते हैं कायरलिटी सेंटर। ठीक है, कायरल कार्बन या वो जगह को, पोजीशन को बोल दिए कायरलिटी सेंटर। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, इन जनरल, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी है, इन जनरल वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, और अगर चारों चीज़ें सेम नहीं हैं, कुछ डिफरेंट, चारों चीज़ें अगर सेम हैं या दो चीज़ें सेम हैं या तीन चीज़ें सेम हैं, तो ये फिर कायरल कार्बन नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं, वो हम लोग उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव में अब ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ही समझ में आ पाएगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आ पाएगा। थ्योरेटिकली हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और वो कैसे बता सकते हैं, कायरल कार्बन को देख करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है उसमें मैंने क्या बताया, या तो वो डेक्स्ट्रो हो सकता है या लेवो हो सकता है। तो ये जो डेक्स्ट्रो लेवो कंपाउंड मिलता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ये क्या कहलाता है, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है मगर नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब ये हुआ कि एक के ऊपर दूसरे को हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते,
वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इम्पोज यानी कि एक के ऊपर दूसरे को इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो वैसे जो मिरर इमेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। और वो इनेंशियोमर्स कहलाता है। डेक्स्ट्रो और लेवो हो गया। और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो हम इसके स्ट्रक्चर को देख के समझ भी सकते हैं। कायरलिटी सेंटर, कायरल कार्बन, ये सारी बातें थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी बातों को देखा, समझा कि कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हम समझ सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अभी हम लोगों ने जो टॉपिक देखा है इसको फिर आगे के क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा और फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस पर आएंगे, ठीक है।